नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथ नईम वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह रियासत तेलंगाना में फ़िरका वाराना हम आहंगी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा लगता है कि कुछ शरपसंद या फ़िरका परस्त दरिंदे या उनकी तंजीमें हैदराबाद और सिकंदराबाद से लेकर रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर फ़िरका परस्ती का जहर घोलने पर तुली हुई हैं। वो फसादात भड़काना चाहते हैं, ऐसा महसूस होता है। लेकिन पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों का ये फ़र्ज़ बनता है, हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इस तरह के अशरार पर नज़र रखें जो अमन व अमान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि 13-14 अक्टूबर की रात एक मंदिर में, सिकंदराबाद के एक मंदिर में एक नफ्सियाती तौर पर बीमार नौजवान दाखिल होता है और मूर्तियों की बेहुरमती करता है। उसके बाद आप देखेंगे कि पुलिस हरकत में आती है, नौजवान को गिरफ्तार किया जाता है, उसे शदीद ज़दोकोब किया जाता है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं वो उसके खिलाफ एहतजाज करती हैं। हद तो ये है कि एक मस्जिद पर की तरफ भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो मस्जिद की तरफ क्यों बढ़ रहे थे? उसके बाद आपने देखा कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया और पुलिस आगे आती है, पुलिस पर चप्पलें फेंकी जाती हैं, उनको पुलिस को पर संगबारी की जाती है, पुलिस को मारा जाता है और उसके बाद पुलिस बरहम होकर लाठी चार्ज करती है। यानी अमन व अमान को बचाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को बचाने के लिए पुलिस ये इक़दाम करती है। उसके बाद आप देखेंगे कि वीएचपी और बजरंग दल इस पर बरहम हो जाते हैं। अब आपको बताना ये ज़रूरी है कि वीएचपी का एक बयान आया है उसके तर्जुमान का। वो कहता है कि हम हुकूमत को 48 घंटों का अल्टीमेटम देते हैं, मुद्दत देते हैं, मोहलत देते हैं। वो लाठी चार्ज करने वालों के मुअत्तल करने की बात कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह की हालत है। तो पहले इससे जुड़ी जो ताज़ा खबर ये है कि आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इंग्लिश टीचर हैं, साथ ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर है मुनव्वरुज़्ज़मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि मेट्रोपोलिस होटल जो है उसके 2 मालिकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी तीनों की महाराष्ट्र से गिरफ्तारी अमल में आई और तेलंगाना की जो टास्क फोर्स है उसने उन तीनों को गिरफ्तार किया और हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन हमें मिले बावसूख ज़राए के मुताबिक जो इतला मिली है हमें, वो उसमें बताया गया है कि मुनव्वरुज़्ज़मा और दीगर 2 अफराद को हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। तो बहरहाल नईम वजाहत साहब, आप ये बताइए, जैसा कि मैंने कहा है कि मेट्रोपोलिस के होटल के बारे में कहा, मुनव्वरुज़्ज़मा के बारे में कहा, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि एक तीर से 2 निशाने लगाए जा रहे हैं? जो मुस्लिम दानिश्वर हैं, मुस्लिम माहिरीन तालीम है, उनके खिलाफ अब ऐसा लग रहा है कि शिकंजा कसा जा रहा है। सबसे पहली बात यह है कि जो मंदिर पे हमला हुआ है वो काबिल मज़म्मत है। कोई भी शख्स हो, किसी भी मजहबी इबादतगाह पे हमला नहीं होना चाहिए। हमला कर दिया गया है, एक शख्स ने हमला किया है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया है, उसको अवाम ने मारा पीटा भी है। अब वो पुलिस की हिरासत में है, उसके साथ कानूनी तहत कानूनी जो भी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक शख्स की जो कोशिश है, हरकत है, उसको सारे मज़हब से जोड़ना गलत है और सारे मज़हब से जोड़ के उसका सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश करना और भी गलत है। बीजेपी को अब ये लगने लगा है कि तेलंगाना में ख़त्म जमाने के लिए अब फ़िरका परस्ती को तेज़ कर दिया जाए। जी। आप बता रहा हूँ, आपने 13-14 की बात की थी। हाँ, अक्टूबर 13-14 अक्टूबर की बात की थी, जिस वक्त ये वाक़या पेश आया था। उसी दौरान या उसी 1-2 दिन पहले भी उसे ऐसा ही एक वाक़या गजवेल, जी यहाँ से मैं समझता हूँ कि 100 किलोमीटर दूर पे होगा, जी। वहाँ पर भी एक मंदिर को नुकसान पहुँचाया गया था सेम डेज में। जी। और वहाँ पर मंदिर को नुकसान पहुँचाने वाला मुसलमान नहीं था बल्कि अक्सरती फ़िरक़े का हिंदू इंसान था। पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया। अब देखिए 100 किलोमीटर, तेलंगाना की बात बता रहा हूँ आपको मैं, तेलंगाना 100 किलोमीटर के दरमियान 2 मंदिरों को नुकसान पहुँचाया गया। एक मंदिर को मुसलमान ने नुकसान पहुँचाया तो दूसरे मंदिर को हिंदू ने नुकसान पहुँचाया। नामपल्ली में जो वाक़या पेश आया उसमें, नामपल्ली में भी आया, शायद मैं उसको भूल गया था। नामपल्ली में भी ऐसा वाक़या पेश आया है। तो समझता हूँ इस तरह के वाक़यात 3-4 वाक़यात पेश आए। हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि नामपल्ली में जो वाक़या पेश आया उसमें भी जो गिरफ्तार हुआ है वो भी अक्सरी तबके का है। वो जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपके गुज़िश्ता 5-6 दिन के दौरान, 1 हफ़्ते के दौरान इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं
2-3 मंदिरों पे हमले हुए हैं। एक मंदिर पे हमला करने वाले का ताल्लुक सलमान है से है, वो बीमार है, ज़हनी तौर पे बीमार है, कुछ भी है, क्या भी है, गलती है, उसके खिलाफ सज़ा तो मिलनी चाहिए उसको। लेकिन दूसरे जो नामपल्ली है और गजवेल की मंदिर है, वहाँ पर भी हमला किया गया, वहाँ पर भी नुकसान पहुँचाया गया। हमारी जो वीएचपी या बीएचपी के कायदीन या बीजेपी के कायदीन या शिवसेना या दूसरी पार्टियों के जो भी लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके जज्बात का हम कदर करते हैं, बिल्कुल करना चाहिए आप। लेकिन आपको ये बताना चाह रहा हूँ, गजवेल भी एक मंदिर है, गजवेल में भी एक मंदिर है, नामपल्ली में भी एक मंदिर है, वहाँ पर भी हमला हुआ है। उन पर हमला करने वाले मुसलमान नहीं हैं, इसलिए उन मंदिरों के हमलों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। सिर्फ सिकंदराबाद की मंदिर पर जो हमला किया गया है इसको इश्यू बनाया जा रहा है। आज भी बीजेपी के चंद कायदीन गवर्नर से मुलाकात करें और गवर्नर से नुमाइंदगी की, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस के खिलाफ भी उन्होंने ये की कि पुलिस पुरअमन एहतजाज करने वालों को लाठीचार्ज की है। आप मैं बता दूं, कल कमिश्नर पुलिस ने 2 वीडियो जारी किए। जी हाँ जी। पहला वीडियो ये था कि जो पहली तो पुलिस ने एहतजाज करने की मुकम्मल इजाज़त दी थी, हुकूमत की मंजूरी के बाद एहतजाज करना चाहिए था, एहतजाज किया भी गया, लेकिन एहतजाज ही क्या करें, पुरतशद्दुद हो गए, मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश की, आरटीसी बसों को नुकसान पहुंचाया, खाने की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पुलिस पर हमला किया, तब पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने सोशल मीडिया पे 2 वीडियो तो रिलीज़ किया है। तो सोचने वाली बात यह है कि जहाँ पर मुसलमान इन्वॉल्व होता है वहाँ पर हिंदुज़म का जज्बा जाग जाता है, जहाँ पर हिंदू वहाँ पर नुकसान पहुँचाते हैं तो वहाँ पर बीजेपी वाले खामोश हो जाते हैं। ये ताज्जुब की बात है। आपको अगर मनादिर पे हमला करना वाले के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है तो आपको गजवेल में भी करना चाहिए था, आपको नामपल्ली में भी करना चाहिए था, और कहीं भी है तो वहाँ पे भी करना चाहिए था। लेकिन मसले को सिर्फ सियासी मसला बनाना, हिंदू मुस्लिम बनाना, उससे सियासी फ़ायदा उठाने की जो कोशिश की जा रही है, आपको बता दूँ, मिनिस्टर है मरकज़ी मामलिकती वज़ीर बंडी संजय ने वो लाठीचार्ज की मजम्मत की और कमिश्नर पुलिस से बातचीत भी की थी, जिसके बाद कमिश्नर पुलिस ने 8 पुलिस मुलाजिमीन का तबादला कर दिया है। अब ये बात की जा रही है कि उनका मुअत्तल किया जाए, तो फिर वहाँ पर क्यों नहीं किया गया? यही कार्रवाई गजवेल में, नामपल्ली में क्यों नहीं की गई? और जिन लोगों को हम बीजेपी में होने के बावजूद सेकुलर माना करते थे, लेफ्ट नज़रियात रखने वाले माना करते थे, उनमें एक थे हमारे मलकाजिरी के MP इटाला राजेंद्र और निर्मल के रुकने असम्बली बीजेपी के, वो भी पहले कांग्रेस में थे, उन्हें भी सेकुलर माना जाता था। अब उन लोगों में ऐसा फिरका परस्ती फुट के आ रही है, कह रहे हैं कि मुझे सुन के देख के ताजुब हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये बीमारी जो है, बीमार जहनों की जो निशानी होती है वो ये होती है कि वो दीगर मज़ाहिब पर हमला करते हैं, दीगर मज़ाहिब पर तनकीद करते हैं, दीगर मज़ाहिब के जो रहनुमा होते हैं उनको निशाना बनाते हैं। जबकि आपने देखा कि इस्लाम ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ है। तो आप कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें कुछ उससे लेना देना नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मज़हब के नाम पर अगर आप लोगों को तकसीम करते हैं, मज़हब के नाम पर आप या मजहबी इबादत गाहों के नाम पर आप लोगों को निशाना बनाते हैं, अमन अमान को बिगाड़ते हैं, तो पुलिस पर हमला करते हैं, चप्पल फेंकते हैं, पुलिस पर लाठी बरसाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ है? क्या पुलिस को चूड़ियां पहनकर रहना चाहिए? क्या पुलिस को इक़दाम नहीं करना चाहिए? सेल्फ डिफेंस की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला अगर कमिश्नर पुलिस से बात करते हैं और उसके बाद 8 पुलिस वालों का तबादला कर दिया जाता है, तो फिर अब मैं समझता हूं कि पुलिस तो इसी तरह मार खाएगी, जूते खाएगी, और फिर उसके बाद 8-10 पुलिस ऑफिसर्स को वहां से तबादला कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कानून हाथ में अगर ले रहा है तो उसके हाथ तोड़ देना चाहिए। इसलिए हाथ तोड़ देना चाहिए क्योंकि वो कानून पर हाथ उठा रहा है। और दूसरी अहम बात है, क्या कानून के हाथ सिर्फ मुसलमानों के लिए होते हैं? यह सोचने वाली बात है। अगर यही वाकया अगर किसी मुस्लिम तंजीम करती है, ऑर्गेनाइजेशन करती है, तो उनका क्या हाल होता, यह देखने वाली बात है। तो कहने का मतलब यह है कि पुलिस को भी तासुब, जानिबदारी और इम्तियाजी सुलूक से दूर रहना चाहिए, इस तरह की बीमारी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंसाफ करेंगे तो समाज में और माशरे में अमन कायम हो सकता है, वरना अमन कायम नहीं होगा, बल्कि माशरे में तबाही और बर्बादी का नंगा नाच होगा। और ये जो नाच कर रहे हैं ये फिरका परस्त दरिंदे हैं, और ये मैं समझता हूं कि ये कम्युनल डॉग्स हैं जो हिंदुस्तान को तबाह व बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। नाज़रीन, आपको बता दूं कि मुनव्वर जमा जो हैं, उनके जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हैं, वो उनके जो क्लासेस होते हैं उसमें हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। उन्होंने हिंदुस्तान और बैरून मुमालिक में तकरीबन 2.5 लाख लोगों को अब तक अंग्रेजी की तरबियत दी है। और एक अहम बात यह है कि उनके जो
लेक्चर्स होते हैं उसमें खास तौर पर माँ बाप की जो फरमाबरदारी होती है वो सिखाई जाती है, उस पर जोर दिया जाता है, पड़ोसी के हक के बारे में कहा जाता है, इंसानियत नवाजी के बारे में कहा जाता है। लेकिन ये वाकया होता है और उनके यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस में शरीक होने वाला एक नफ्सियाती बीमार तालिब इल्म अगर कुछ करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुनव्वर जमा को गिरफ्तार कर लें, ये नहीं कि आप जो होटल में वो लोग बच्चे ठहरे थे उनके मालिकिन को गिरफ्तार कर ले। अब मिसाल के तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि आप लिबास देखकर उनको पहचानिए और उसके बाद चंद फिरका परस्त दरिंदे मुसलमानों का लिबास देखकर यानी कुर्ता पैजामा और टोपी देखकर उन्हें निशाना बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी उस जुर्म में अपना हिस्सा अदा किया? क्या वज़ीर आज़म को भी गिरफ्तार करना चाहिए? यह सोचने वाली बात है। वैसे भी आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म के बारे में जो चीजें हैं कानून के, जैसा कि मैंने कहा कि गिरफ्तार करना चाहिए, ये तो नामुमकिन होता है क्योंकि वो ओहदे वज़ारत उज़्मा पर फायज होते हैं। लेकिन अगर कोई कहता है कि मैंने वज़ीर आज़म का बयान सुनकर मुसलमानों को उनके लिबास की वजह से निशाना बनाया, तो क्या वज़ीर आज़म मुजरिम नहीं है? यह सोचने वाली बात है। नहीं, बिल्कुल सच कहा आपने। कानूनी नुक्ता नज़र जो आपने पेश किया है वो वाकई है, सही है। जिस तरह से अब मुनव्वर जमा को कैसा गिरफ्तार किया गया? क्यों करते भाई आप गिरफ्तार? क्योंकि एक बच्चे ने कहा है कि उनकी स्पीच से मुतासर होकर मैंने ये अरे वो तो अखलाक की तालीम देता है। तो और मैं बता रहा हूँ अगर मुनव्वर जमा को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस किसी के कहने पे, तो ठीक है, करने दीजिए। जी जी। अब यहाँ हैदराबाद ला लिए होंगे, कमिश्नर पुलिस हो या डीजीपी हो, पुलिस वाले उनसे जब पूछताछ करेंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुनव्वर जमा के जितने भी मोटिवेशनल स्पीचेस है पूरों का वीडियोस मौजूद है। जी। आप निकाल के जायज़ा लीजिए, एक नहीं 100 देखिए। अगर किसी एक में भी उन्होंने मज़हब के ख़िलाफ़, किसी और दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़ बात की है तो उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई कीजिए। मुझे यकीन है, मैंने जितने भी सुना है कभी कि उन्होंने मज़हब का नाम लिया है, हमेशा मोहब्बत की बात। हाँ, अलबत्ता उनको ये कहा सुना है कि अपने बच्चों को उनके माँ बाप की जो कुर्बानियाँ हैं उसके याद दिलाते हुए उन्हें रोते हुए दिखाया मैंने। हाँ नहीं, कभी उन्होंने ये नहीं दिखा कि ये हिंदू बच्चा है या ये मुसलमान बच्चा है, वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट होता है। और यकीन मानिए कि हमारे कई असातिज़ा हिंदू हैं और हम उनका आज भी उसी तरह एहतराम करते हैं जिस तरह अपने माँ बाप का एहतराम करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, आपने गिरफ्तार कर लिया है, कानूनी कार्रवाई कीजिए आप, लेकिन करने से पहले उनके मोटिवेशनल स्पीचेस को निकाल के देखिए। देखने के बाद फिर फैसला कीजिए कि क्या उन्होंने जो किया गलत है या सही है। और एक बात बता दूँ आपको मैं, यति नरसिंहानंद जी, उसने हमारे हुजूर के ख़िलाफ़ जिस तरह से गुस्ताखी की है, रिमार्क्स किए हैं, उसके ख़िलाफ़ सारे हिंदुस्तान में बशमूल तेलंगाना में, मुझे जहाँ तक मालूम है तेलंगाना के 3 कॉरपोरेशन के वक्फ बोर्ड, हज कमेटी और टिमरिस के सदर नशीन के अलावा दूसरी मुस्लिम तंजीमों और कांग्रेस के क़ायदीन ने शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर, डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ़ मकामात पर यति नरसिंहा सिंह के ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज किए। यहाँ तक कि असदुद्दीन अवैसी ने, असदुद्दीन अवैसी ने अपने अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली और अरकान कानून साज काउंसिल के साथ कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी की है, उन्हें भी गिरफ़्तार करने की बात की गई है। अगर मुनव्वर जमा को सिर्फ एक स्टूडेंट की बयान पे गिरफ़्तार किया जा सकता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कीजिए, उसका बयान देखिए, उनका मोटिवेशनल स्पीचेस देखिए, उसके बाद कार्रवाई कीजिए। फिर यति नरसिंहा सिंह की जो बात आ रही है, उनके स्पीच पे जिस तरह से मुआवला मचा था, एहतजाज हुआ था, उनका जो उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, हमारी पुलिस को भी चाहिए कि यति नरसिंहानंद जहाँ भी रहते हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। और नहीं, मुझे सब आपको बता दूं कि महाराष्ट्र का भी एक फ़िरका परस्त है जिसने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और मुल्क और ख़ुसूस महाराष्ट्र और मुख्तलिफ मकामात पर उसके खिलाफ 65 FIR दर्ज की गई हैं। और शर्म की बात है कि वहाँ का चीफ मिनिस्टर उसके साथ स्टेज शेयर करता है और उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता। और मुनव्वर जमा आप देखिए, ना कोई केस उनके खिलाफ बुक किया गया था बल्कि बाद में बुक किया गया, किसकी इमा पर किया गया, क्यों किया गया, ये भी एक सवाल है, ये भी एक राज है और पुलिस को इस सिलसिले में इस राज पर से पर्दा उठाना पड़ेगा। क्योंकि अब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तकारीर का अगर आप जायजा लें 10 वर्षों के दौरान, तो आपको अंदाजा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने वादे तौर पर कहा कि कोई अगर शरपसंदाना इश्तियाल अंगेज तकरीर करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो क्या वज़ीर आज़म के 10 साल के दौरान जो तकारीर हुई हैं, खास तौर पर आपने देखा कि लोकसभा इंतखाबात के दौरान राजस्थान में उन्होंने जिस तरह की तकारीर की है, क्या वो फिरका परस्ती को हवा नहीं देती? ये एक सवाल है। और हम आप पर छोड़ते हैं, कानून पर छोड़ते हैं कि उस तकारीर का जायजा लें तो पता चलेगा कि कौन फिरका परस्त है और कौन मुल्क दुश्मन
दुश्मन है, कौन मुल्क से मोहब्बत करता है। ये एक हो गया। अमित शाह की तकारीर का आप जायजा लीजिए तो आपको पता चलेगा कि कौन फिरका परस्त है, कौन मुल्क का दुश्मन है, कौन मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहता है और कौन मुल्क से मोहब्बत करता है, कौन हुब्बुल वतनी का पैगाम देता है। इसी तरह अगर आप देखेंगे यति नरसिंहानंद, उसके खिलाफ कार्रवाइयां की जानी चाहिए। उसने तो मुसलमानों के कत्लेआम की बात की थी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। ठीक है, मुसलमानों के कत्लेआम की बात करता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मुसलमान उसे यूं ही लेते हैं। लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर वो गुस्ताखी करता है, वो मलऊन, तो समझिए कि उसकी तबाही व बर्बादी का वक्त आ चुका है और उसके बावजूद भी उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। हैरत की बात है, कानून क्या कर रहा है, निफाज कानून की एजेंसियां क्या कर रही है और आप अंदाजा कीजिए कि हुकूमतें क्या कर रही है। जबकि बहराइच में एक दरिंदा, मैं समझता हूं कि किसी घर पे चढ़ जाता है, एक मजहबी परचम को उखाड़ फेंकता है और उसे कोई मार देता है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि मुसलमानों के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 30 से ज्यादा मकानात को मुनज़्ज़िम करने की नोटिस दी जाती है। इससे बढ़कर शर्म की बात क्या होगी। आखिर ये तासुब, जानिबदारी और ये इम्तियाजी सुलूक जो मुसलमानों से किया जा रहा है, उसकी वजह क्या है? देखिए, मैं समझता हूं कि जब हुक्मरान जी मजहब के साथ जानिबदारी करेंगे तो मैं समझता हूं कि इस तरह के वाक़यात पेश आएंगे। जी आपने वज़ीर आज़म की तकरीर का हवाला दिया है, इंसाफ का तकाज़ा यही है। ये आप देखेंगे, वहाँ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की आपने बात ले लीजिए, आसाम के चीफ मिनिस्टर को आपको देख लीजिए, जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमतें हैं वहाँ पर मुसलमानों का अरसे हयात तंग किया जा रहा है। जी। और हम देख रहे हैं आए दिन कैसे वाक़यात पेश आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं सोशल मीडिया पे। कभी किसी दरगाह को तोड़ दिया जा रहा है, कभी किसी मस्जिद को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कभी मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जा रहा है। क्या ये कानून है? कानून में इसकी गुंजाइश है? सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अरे सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दी बहराइच का, लेकिन सिर्फ 15 दिन के लिए लगाई। जी लगाई है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर टूट चुके हैं घर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ 15 दिन के लिए क्यों लगाई, बताइए आप। 15 दिन के बाद तोड़ देने की बात है। जी हाँ, जी हाँ। तो आप देखना चाहिए कि अगर कोई कसूरवार, एक आदमी कसूरवार है तो उसके सारे घर वालों को घर के छत नहीं तो निकाल सकते उन लोगों की। अफसोस की बात है, मैं समझता हूँ कि एक घर बनाने के लिए जिंदगियां लग जाती हैं। तो मैंने पहले कहा कि एक केस के ऊपर आपने मुनव्वर जमा को गिरफ्तार किया है, ठीक है, कर लीजिए। तेलंगाना में निकाल के देख लीजिए यति नरसिंहा सिंह के खिलाफ कितने केसेस है। जी हाँ। फिर यहाँ की पुलिस जाके मुंबई से गिरफ्तार करके लेके आई ना उनको। फिर यति नरसिंहा सिंह को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही यहाँ की पुलिस? जी, ये भी एक सवाल है, ये पूछना चाहिए और होना चाहिए। हमारी सियासी क़यादत पूछ सकती है। बिल्कुल पूछना भी चाहिए, होना भी चाहिए, पुलिस को भी इसका अपना महासभा लेना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है। बहरहाल नाज़रीन, कि जैसा कि जो मलऊन यति नरसिंहानंद की बात नहीं बजाने की, तो मैं आपको बता दूं कि एक और मलूना है, नुपुर शर्मा उसका नाम है, और उसने भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। उसके बाद उसने रूपोशी इख्तियार की। अब उसने बहराइच वाक़े पर एक बयान दिया और कहा कि गोपाल जो मिश्रा है या शर्मा जो है, जिसे गोली मार दी गई है, उस सिलसिले में उसने कहा कि उसे 35 गोलियाँ मारी गई और उसके नाखून तक निकाल दिए गए, इस तरह की बात की। जबकि आप अंदाजा कीजिए कि एक गोली मारी गई थी, पुलिस ने भी यही कहा था। और उसके बाद आप कहेंगे कि नाखून की बात करती है, वो 35 गोलियां मारने की बात करती है। तो खुद बहराइच पुलिस ने कहा कि आपने ये बहुत गलत बात की है, ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। तो अब उसने माफ़ी मांगी है और कहा कि मीडिया में जो कुछ आया था मैंने वो दोहरा दिया। तो बेशर्मी की हद है, तो मीडिया के जो बातें हैं वो दोहराती हो, तहकीक तो कर लिए होती। देखिए, एक बात क्या है, जब हुजूर के खिलाफ उन्होंने गुस्ताखी की थी, उसने की थी, तो थोड़े दिन के लिए उनके ऊपर मीडिया में बीजेपी बैन लगा दिया। जी हाँ। बाद में उन्हें इनाम दिया गया ना। जी। एमपी टिकट दिया गया उनको, या भूल गए आप? जी। तो इनाम देती है बीजेपी ऐसे बात करने वालों को, जिसकी वजह से हौसला अफजाई हो रही है इस तरह की। लेकिन ये बहुत ख़तरनाक रुझान है और यकीन मानिए कि, और नहीं मजा साहब, मैं ये पूरे चैलेंज के साथ, पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि जिसने भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ है। हमने बैरून ममालिक में देखा है। जी हाँ, जी हाँ, क्या क्या हुआ है। जी। तो बहरहाल ये जो वाक़या है, जहाँ तक मुनव्वर की बात है, तो मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक मुनव्वर का ताल्लुक़ है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इनके तकारीर, जो स्पीचेस हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ये मशहूर है। और तकरीबन इन्होंने मुल्क व बैरून मुल्क 2.5 लाख लोगों को, यानी स्टूडेंट्स को, उनकी शख्सियत साजी में अहम किरदार अदा किया। और आपको ये भी बता दूँ कि मुनव्वर के जो इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स है, उनकी तादाद 7,46,000 से ज़्यादा है। इसी तरह अगर आप देखेंगे फेसबुक पर 2.6 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं। इसी तरह ट्विटर्स पर 23,200 फॉलोअर्स हैं। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। तो और जो भी है उनकी तकारीर देख सकते हैं। रिया साहब, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, ठीक है, किसी की शिकायत पर आपने उन्हें गिरफ्तार किया है,
साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी मोटिवेशनल स्पीच की वजह से उसने ऐसा किया है, तो आप उनके मोटिवेशनल स्पीचेस निकाल के देख लीजिए। जी हाँ, जी हाँ। अगर किसी भी स्पीच में उन्होंने मजहबी बात की है या फिर किसी मजहब के खिलाफ कोई बात की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसे कोई बात की है। बिल्कुल आपने सही कहा है। लेकिन जिन लोगों ने बात की है यति नरसिंह सिंह, उसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तेलंगाना की पुलिस, हैदराबाद की पुलिस जाके नरोजमा को गिरफ्तार करती है, लेकिन इतने केसेस बुक होने के बावजूद हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट तमाम अरकान असम्बली के साथ अपने मजलिस के कमिश्नर पुलिस से मुलाकात करते हैं, शिकायत करते हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। और ना ही उन्हें कोई पुलिस फोर्स को जहां वो रहते हैं उन्हें रवाना करके गिरफ्तार किया जाता है। अरे उसे तो पहले पकड़कर घसीटते हुए लाना चाहिए उसे। तो मैं समझता हूँ कि इस कदर इतना बड़ा जुर्म उसने किया है और हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम जो तफरका पैदा करने की उसने कोशिश की है, इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश की है, ये दरअसल मुल्क को नुकसान पहुंचाने की किया उसने, बार बार किया और ये मुल्क को नुकसान पहुंचाने की साजिश मुझे मैं समझता हूँ कि वो एक हिस्सा है। उसी की वजह से उनकी स्पीचेस को सुन के, उनकी वीडियोस को सुन के कई लोगों ने मुसलमानों का कत्लेआम किया है। जी जी। कई लोग मुसलमानों के घरों को आग लगाई, कई बच्चों के साथ मारपीट की है, कई मस्जिदों को तोड़ा गया है, लेकिन उसका कोई नोट नहीं लिया गया। जी जी जी। बहरहाल नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि इस तरह की शख्सियतें जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती हैं कभी भी आदाब की मुस्तहिक नहीं होती, अदब किए जाने की, एहतराम किए जाने की मुस्तहिक नहीं होती, बल्कि ये दलिंदर होते हैं, ये दरिंदे होते हैं और ये इंसानियत के दुश्मन होते हैं। ना सिर्फ इंसानियत क्या बल्कि अपने मुल्क के दुश्मन होते हैं। यति नरसिंह आनंद को कई FIR यहाँ पर दर्ज होती है, तो फिर क्या रुकावट है तेलंगाना पुलिस के, वो हैदराबाद पुलिस के, वो आगे बढ़कर उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करती, उत्तर प्रदेश पहुंचकर उसे क्यों नहीं लाती, जिस तरह मुनव्वर जमा को लाया गया। बिल्कुल सच कहा आपने। देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है, तेलंगाना में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, 3 कारपोरेशन के चेयरमैन की बात की है मैंने। हाँ। हज कमेटी, वक्फ बोर्ड और टिमरिस के, इनके साथ दूसरे कांग्रेस के लीडर्स भी थे और मुस्लिम शख्सियतें थे। DGP ऑफिस पहुंच के वहाँ के जो इंचार्ज है उन लोगों से उनसे मुलाकात करते हैं, उनकी शिकायत की है, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं मेरे साहब, आप एक चीज़ देखेंगे कि जब से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इक़दाम कर रहे हैं, मुख्तलिफ इक़दाम कर रहे हैं, तरक्याती इक़दाम या बहबूदी इक़दाम, उसके बाद से ऐसा लगता है कि फ़िरक़ा परस्त जो ताकतें हैं वो उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि जनूर का जो वाक़या पेश आया, उसके बाद आप देखेंगे कई मकामात पर मनादिर को नुकसान पहुँचाने की बात की गई, जिसमें हिंदू खुद मुलविस थे, यानी मंदिर में जो मुलजिमिन थे। एक वाक़े में एक मुसलमान आया और वो भी नफ्सियाती बीमार है वो। और उसके अलावा आप देखेंगे कि ठीक है, जहाँ तक चीफ मिनिस्टर का सवाल है, अब उनका एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि रियासत की अवाम को फ़िरक़ा परस्तियों से चौकस रहना चाहिए, क्योंकि हालिया अरसे के दौरान मसाजिद और मनादिर पर जो हमले करने के वाक़यात पेश आए हैं वो बहुत चौकसी मांगते हैं, आपको चौकसी की दावत देते हैं। तो और इसके अलावा उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर, यानी तेलंगाना पुलिस ने जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने की कोशिश की है वो भी एक काबिल सताइश इक़दाम है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस को मुजरिमीन के खिलाफ सख्त और मुतासिरीन के तय दोस्ताना रवैया इख्तियार करना चाहिए। बात कही है। देखिए, बहुत अच्छी बात है, चीफ मिनिस्टर ने मसाजिद और मनादिर पर जो हमले हुए हैं उसकी मजम्मत की है। वो बहुत पहले किया जाना था, लेकिन उन्होंने की है और पुलिस को हिदायत दी है कि ऐसे लोगों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाए। जी हाँ। जैनूर में मुसलमानों के उनके इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, मसाजिदों को थोड़ा फोड़ा गया, लेकिन वहाँ पर मुसलमानों ने कोई प्रोटेस्ट नहीं की और ना ही हमारी कोई सुनवाई हुई है वहाँ पर। जी जी। बल्कि अब तो वहाँ पर जैनूर, ये कहा जा रहा है कि जैनूर में मुसलमानों का समाजी बाइकाट किया जा रहा है। नहीं मेरे साहब ने समाजी बाइकाट की बात की है, हिंदुस्तान के कई मुकामात पर मुसलमानों का समाजी बाइकाट किया जा रहा है। यहाँ तक कि धमकियाँ दी जा रही है कि विदिन 10 days यू हैव टू गो फ्रॉम देयर। तो इस तरह की जो बातें हो रही है बहुत खतरनाक चीज़ है। बिल्कुल सच है, इसका सख्त नोट लेने की ज़रूरत है। अगर मुल्क में अमन चाहिए, तरक्की चाहिए, बैरूनी ममालिक से सरमायाकारी चाहिए, तो जब तक हम अमन कायम नहीं रह सकते, ये सब मुमकिन नहीं है। जी जी जी। और उन्होंने कहा है, ये बात कही है, चीफ मिनिस्टर ने कही है कि कोई भी रियासत लॉ एंड ऑर्डर के अबतर सूरत हाल में तरक्की नहीं कर सकती। जब तक वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सही रहेगा वो रियासत तरक्की करेगी। बहरहाल नाज़रीन, चीफ मिनिस्टर की जो बात कही है बहुत अच्छी बात कही है। उसके सबूत में हम आपको बताते हैं कि हैदराबाद को दुनिया के बड़ी तेज़ी से तरक्की करने वाले 10 सरफहरिस्त ममालिक शहरों में 5वां मुकाम हासिल हुआ है। बहुत बड़ी बात है ये भी अच्छी बात है। क्यों? लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। जी हाँ, बिल्कुल सच। लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर तबाह हो जाएगा तो समझिए कि बेंगलुरु का हाल होने वाला है। देखिए, बीजेपी सिर्फ अपने सियासी मफादात की खातिर शहर के लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने की कोशिश कर रही है और ये कर रही है कि हम हमारी मंदिरों का, हमारे मजहबी जज्बात का एहतराम करते हैं, करना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ
सिकंदराबाद की मंदिर का क्यों एहतराम किया जा जी रहा हाँ, है, जी हाँ, जी। क्यों उसकी बात की जा रही है, गजवेल की मंदिर की बात क्यों नहीं की जा रही है, नामपल्ली के मंदिर की बात क्यों नहीं की जा रही, क्या हो गया है बीजेपी के कायदे को? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो बल्दी इंतखाबात की जो बात हो रही है कि बल्दी इंतखाबात भी होने वाले हैं, तो बीजेपी चाहती है कि ग्राउंड तैयार कर लें और नफरत के बुनियाद पर, फ़िरका परस्ती की बुनियाद पर, मजहबी खतूत पर लोगों को तकसीम करने की बुनियाद पर, जबकि आवाम को ये सोचना चाहिए कि हमें तरक्की चाहिए या फ़िरका परस्त दरिंदगी चाहिए, हमें अमन व अमान चाहिए या फिर इस तरह की जो बीमारियाँ हैं फ़िरका परस्ती की वो चाहिए। बिल्कुल सही। देखिए, मैं समझता हूँ कि आवाम को सोच समझ के फैसला करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब भी इलेक्शन आते हैं ये बीजेपी फ़िरका परस्ती की जहर घोलती है और हमारे जो नौजवान हैं अक्सर थे पसंद उसके उसमें बह जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है। और आप देखिए कि किस अंदाज में हिंदुस्तान तबाही व बर्बादी की तरफ जा रहा है। एक नहीं दो नहीं, पिछले एक हफ्ते में 100 से ज़ायद होक्स कॉल यानी फर्जी कॉल्स वसूल हुए हैं, जिसमें कहा गया है कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक जो फ्लैट्स है उसमें बम रख दिए गए हैं। तो अंदाज़ा कीजिए कौन कर रहा है, ये किस लिए कर रहा है, क्या कोई तवज्जो हटाना चाहता है मसाइल से? देखिए, हम ये दावा करते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस जो है सबसे मजबूत है। जी जी। हम सब कुछ पहले से उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं और उसमें हम कामयाब भी होते हैं। लेकिन आपने जिस अंदाज से बात की कि कुछ तो एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन से इस तरह के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स को टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं, इसके बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत को इसका सख्त नोट लेना चाहिए, तहक़ीक़ाती एजेंसियाँ जो है उसको सख्त नोट लेना चाहिए और इसके पीछे किसका राज है, कौन करा रहा है, उसकी जड़ तक पहुँचने की ज़रूरत। जी जी। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जो जिस होटल में बच्चे ठहरते हैं उनमें से एक बच्चा अगर मंदिर में जाके नफसियाती बीमारी की वजह से कुछ हमला करता है तो ठीक है, वो जुर्म है, लेकिन पुलिस है वो होटल के मालिकिन को गिरफ्तार कर लेती है और आप देखेंगे मुनज़्ज़मा को गिरफ्तार कर लेती है। तो फिर यहाँ ये पुलिस को क्यों क्या तकलीफ है, मैं समझ नहीं आता कि इस तरह के एक नहीं 100 होक्स कॉल किए हैं, अब तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। सही है, देखो होना चाहिए बिल्कुल। जब तक हम इन हालात पर तवज्जो नहीं देंगे हम तरक्की नहीं कर सकते। जी जी। बल्कि हमें ये छोटे छोटे वाक़यात में पढ़ने के बजाय बड़ी सोच रखनी चाहिए, रियासत की तरक्की की बारे में सोचना चाहिए, नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के बारे में सोचना चाहिए, बेरोज़गारी को दूर करने के बारे में फैसला करना चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन तमाम चीज़ों से तवज्जो हटा के सिर्फ एक ही तवज्जो पे, मजहबी बुनियाद पर तवज्जो दी जा रही है, जिससे मैं समझता हूँ कि किसी का भला होने वाला नहीं। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दूँ कि ग्रुप 1 एग्ज़ाम से है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फ़ैसला सुना दिया है। तो इस सिलसिले में हम नई वजह से दीगर तफसीलात मालूम करना चाहेंगे। देखिए, रही बात ग्रुप 1 एग्ज़ाम्स की, तो मैं समझता हूँ कि 2011 के बाद अब इलेक्शन, अब ये इंतखाबात मुनक़िद हो रहे हैं, सॉरी इम्तिहानात मुनक़िद हो रहे हैं। आप बताइए कि 2011 के बाद 2014 में हो रहे हैं, तो 13 साल तक इम्तिहानात नहीं हुए। अहम जो ग्रुप 1 के जायदादें हैं, अगर इन पर तक़र्रुरात नहीं की जाती हैं तो मैं समझता हूँ नौजवानों को रोज़गार कैसा मिलेगा। बार बार एहतजाज करने से, प्रोटेस्ट करने से, इम्तिहानात मुलतवी कराने से किसका नुकसान होगा? तुलबा का नुकसान होगा, उनकी उम्रें ख़त्म हो जाएंगी। इम्तिहानात में बैठने की जो उनकी उम्र एज लिमिट है वो भी ख़त्म होते चले जाएंगी। कब तक करते जाएंगे बताइए आप? होना ये चाहिए कि आपको हुकूमत पर दबाव डालना चाहिए कि जल्द से जल्द इम्तिहानात का इनेकाद करें, जल्द से जल्द नताइज जारी करें, जल्द से जल्द मुलाजमतें फ़राहम करें। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पे जियो 29 को लेके एहतजाज किया जा रहा है, ये कहा रहा जा रहा है कि SC ST BC और माइनॉरिटीज़ को इससे तहफ़्फ़ुज़ात में नुकसान होगा। आपने तुलबा ने ये इशू को अदालत में ले गया, हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने बच्चों की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया। नहीं, गलत है आपका कहना। फिर बच्चों ने हाई कोर्ट के डिवीज़नल बेंच पे इशू को पहुँचाया, तो डिवीज़नल बेंच ने भी सिंगल जज का जो फैसला था उसकी तायद की, वो 10 दरख्वास्तें डिसमिस हो गई। फिर तुलबा ने उसको सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने इसकी आज पैरवी की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अब इम्तिहान को रोकने की हम हिदायत नहीं दे सकते। जी। तो ये बताना चाहता हूँ कि सियासी जमातों के बहकाव में आके बच्चे अपनी ज़िंदगियाँ तबाह कर रहे हैं। अगर उन्हें कुछ मसला है तो पहले की हुकूमत अलग थी, अब की हुकूमत अलग है। अब की हुकूमत बुला के बातचीत कर रही है आपसे, प्रोटेस्ट करने वालों से बातचीत करने के दरवाजे खुले रखिए। लेकिन जो सियासी जमातें हैं उन्हें मुश्तिल कर रही हैं, बहका रही हैं। आप बताइए कि जो बेरोज़गार बच्चे हैं, जो अजला से या शहर से आके हॉस्टल्स में रह के पढ़ रहे हैं, उनके लिए इतना मसारिफ कहाँ से आएगा कि इतना ख़र्चा कैसा कर सकते हैं? कोर्ट में कैसा जा सकते हैं?
कपिल सिब्बल की खिदमत से कैसा सफ्तार करते हैं। जी। जब तक सियासी जमातें उन्हें अपनी सियासी मुफादात के लिए उन्हें मुस्तैल कर रही हैं। अगर हुकूमत का जियो 29 का फैसला गलत होता तो हाई कोर्ट के 2 जजेस जो थे क्या उसको मुस्तरद करते थे, या फिर सुप्रीम कोर्ट आज उसके ऊपर कुछ फैसला दे सकता था क्या? बहरहाल एक और खबर की जानिब चलते हैं और आपको नाज़रीन बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ये उनका अपना दावा है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना जिसे कहा जाता है। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म ने दावा किया है कि लोग उनसे दरियाफ़्त कर रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों के दौरान हिंदुस्तान ने ज़बरदस्त तरक्की की है और हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया है। इस्लाहात पर अमलावरी की गई है, 12 करोड़ टॉयलेट्स तामीर करवाए गए हैं, 16 करोड़ घरों को गैस कनेक्शन दिया गया है। क्या ये काफ़ी नहीं है? आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? सख्त वज़ीर आज़म से लोग कह रहे हैं। तो वज़ीर आज़म ने कहा कि ये नाकाफ़ी है, ये काफ़ी नहीं है, मुझे मेहनत करना है उस वक्त तक जब तक मैं अपने ख्वाबों की तामील नहीं कर देता। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म NDTV वर्ल्ड समिट से खिताब कर रहे थे, लेकिन लोगों ने वज़ीर आज़म से ये नहीं पूछा कि आप पिछले 10 वर्षों के दौरान या आपके इख्तिदार में फ़िरक़ा परस्ती की जो शरह है वो नुक़्ते उरूज पर पहुँच गई है, ख़वातीन की इस्मत रेज़ी हो रही है और ख़वातीन महफूज नहीं है। और हद तो ये है कि वज़ीर आज़म के 10 साला दौर में मणिपुर में जिस तरह के हालात पैदा किए गए, वहाँ पर मणिपुर की ख़वातीन की बेइज्जती नहीं की गई, उन्हें बुरहाना नहीं किया गया, बल्कि हिंदुस्तान की माँ, हिंदुस्तान की खातून, हिंदुस्तान की बेटी, हिंदुस्तान की जो बहन है उसकी वहाँ पर बेहुरमती की गई। किसी ने वज़ीर आज़म से ये नहीं पूछा कि ये क्यों हुआ। हुजूमी तशद्दुद के मुसलसल वाक़यात पेश आ रहे हैं और वज़ीर आज़म से किसी ने ये नहीं पूछा कि आपके 10 साला दौरे हुकूमत में हुजूमी तशद्दुद के इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, मुसलमानों और ईसाइयों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है और उनके घरों पर बुलडोज़र चला रहे हैं, ये काफ़ी नहीं है। तो आप क्या कहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में 10 साल के दौरान कितनी कंपनियां बन हुई हैं, जी हाँ, कितने लोग बेरोजगार हुए हैं, ये सवाल क्यों नहीं किया गया? नहीं किया, हिम्मत नहीं है शायद। शराय जो पसमानदगी की शरह जो है वो मज़ीद बिगड़ती क्यों जा रही है? भूखमरी की जो लिस्ट में हिंदुस्तान का नंबर जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से नीचे क्यों है? नहीं, मुझे सब एक बहुत अहम खबर है, मैं समझता हूँ कि हम उसे फरामोश कर रहे थे, लेकिन हमारे नाज़रीन को वो सुनाना बहुत ज़रूरी है। आप अंदाज़ा करते हैं चंद्राबाबू नायडू कहते हैं, चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश, के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करना चाहिए जनूबी हिंद में, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे कि जो सियासी नुमाइंदगी है, ख़ासतौर पर पार्लियामेंट में जो नशस्तें हैं वो जनूबी हिंद में कम हो जाएंगी और नई हदबंदी के तहत और शुमाली हिंद में बढ़ जाएंगी। फिर उसके बाद स्टैलिन जो चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु है, उन्होंने याद दिलाया कि हमें यानी जनूबी हिंद वालों को 16 बच्चे पैदा करने चाहिए, जबकि बीजेपी कहती है कि बच्चे पैदा मत करो। अब देखिए उसके बाद वज़ीर आज़म बयान देंगे इससे पर, क्योंकि वज़ीर आज़म ने इलेक्शन में फ़ायदा उठाने के लिए कहा था कि बच्चे ज़्यादा पैदा करने वाले। हाँ, तो उनका निशाना मुसलमानों की तरफ था। अब उन्हें सोचना चाहिए कि चंद्रबाबू नायडू इंडिया का हिस्सा है, खैर स्टालिन इंडिया का हिस्सा है, लेकिन दोनों स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने यह बात की है कि बच्चों को पैदा करना चाहिए। जब मुसलमान बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं तो हम 2 हमारे 4 है क्या, इस तरह की मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी के कायदीन बकवास करते हैं। जब चंद्रबाबू नायडू और स्टालिन ये बात कर रहे हैं तो बीजेपी को इसके पर अपना मौक़िफ़ वाज़े करना चाहिए। बिल्कुल, आपने सीखा 16 बच्चे। बहरहाल नाज़रीन मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा रुझान है, अगर बच्चे ज़्यादा होंगे तो अच्छे भी ज़्यादा होंगे। तो बहरहाल नाज़रीन इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी नईम मुजाहिद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।